कैसे कैसे काम किया, वो सारी बातें मैं सीखनी है इसमें। ठीक है, तो टॉपिक आज का हमारा वैसे रिटर्न नहीं है, ठीक है, रिटर्न भी है वैसे तो, लेकिन रिटर्न में ना ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या बोलूँ मैं, पैड नहीं रहता तो ऐसे ही होता है। चलो आ जाओ, इसी में देख लो आप लोग, इसी से करवा देता हूँ मैं। ध्यान से सुनना आप लोग, ऐसे लिखूंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे लिखूंगा नहीं मैं। सुनो, जब अंग्रेज़ों का, मुग़लों का टाइम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मुग़लों के टाइम ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे जितने भी स्टेट्स हैं भारत में, जैसे अवध है, हैदराबाद है, बंगाल है, ये सारे के सारे अपने आप को क्या कर लेते हैं, फ्री कर लेते हैं, सारे के सारे आज़ाद हो जाते हैं धीरे धीरे। उसी बीच में इन्फ्लुएंस बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है किसका, अंग्रेज़ों का। और अंग्रेज, अंग्रेज में कौन, लेकिन यूरोप महाद्वीप जितना भी आप देख रहे हो है ना भाई, अगर आप पूरे वर्ल्ड का मैप अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि इधर हमारा क्या है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इधर हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इधर इंडिया है हमारा, ठीक है, और इधर एशिया हो गया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला इलाका, ये यूरोप वाला इलाका है, ठीक है ना। अब यूरोप में बहुत सारे लोग हैं जो भारत में आते हैं, ठीक है ना, और वो देखो यहाँ पे बीच में इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और इस्लामिक कंट्रीज जो है ना, स्पाइस है। देखो इंडिया की दो चीज़ें फेमस है, एक तो नील, नील वही जो कपड़ों में डालते हैं वही वाला नील, और दूसरा फेमस है मसाले, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग नॉनवेज वगैरह खाते थे तो उसको प्रिजर्व करने के लिए मसाले चाहिए, ठीक है, जैसे पहले के टाइम में फ्रिज वगैरह नहीं होता था उस तरीके से। तो ये सारा काम इस्लामिक देश के जो लोग हैं ना, जो अरब व्यापारी हैं, जो अरब आपके बिजनेसमैन हैं, वो इंडिया से इंपोर्ट करके बाहर यूरोप में क्या करते थे, बेच देते थे। लेकिन अब यूरोपियंस ने क्या किया, अब यहाँ पे ना एक तो कहते हैं ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, उद्योगीकरण हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे मशीनरी बन जाती है। जब मशीन बनेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, तो सामान को बेचने के लिए हमें नए नए मार्केट की ज़रूरत है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो है ना, नए रास्तों को ढूंढते हुए भारत की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, और भारत की तरफ आते हैं। तो किनारे किनारे सबसे पहले जो आता है वो पुर्तगीज़ वाले आते हैं, ठीक है ना। अगर आप मैप देखोगे तो मैप के हिसाब से अगर आप चलोगे तो फिर ये देखो, ये है मैप आपका, तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो ये जो आप देख रहे हो ऊपर वाला एरिया, ये जो ऊपर वाला एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये सारा का सारा क्या है, यूरोप कॉन्टिनेंट है। और इसी में से पहले पुर्तगाली, फिर बाकी अन्य लोग जो है ना वो भारत में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगालियों में जो आता है उसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है इसका, वास्को डी गामा। क्या हो रहा है इसको, वास्को डी गामा है ना। देखो सुनो, भारत में ना अंग्रेजों, अगर हम बात करें ना अंग्रेज आए थे या नहीं आए थे, तो कईयों को जिनको हिस्ट्री वगैरह क्लियर नहीं हो उनको ये लगता है कि खाली अंग्रेज आए थे, जबकि ऐसा नहीं है। अंग्रेजों में भी कई सारे वैरायटी कह लो एक तरह से, ठीक है ना। तो अंग्रेजों में जो सबसे पहले आए थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे सबसे पहले आए थे, जो पुर्तगीज थे, ठीक है ना। पुर्तगीज के बाद जो आए वो आपके डच थे, ठीक है, और डच के बाद जो आए वो अंग्रेज थे, कंपनी। हाँ जी, मैं ये बता रहा था आपको कि भारत में जो सबसे पहले विदेशियों का आक्रमण होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ का आक्रमण होता है,
उसमें सबसे पहले जो आते हैं वो कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? डच आते हैं, ठीक है। आओ देखो, तो सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, ठीक है ना। और पुर्तगालियों में जो व्यक्ति कब आते हैं, कब आता है? 1490, ठीक है ना, 1498 में आते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है गाइज डच आपका, ठीक है। डच आते हैं 1605 में, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गाइज, ये जो अंग्रेज है ना, ये वो वाले इंग्लैंड वाले जो, ठीक है ना, जिन जो नाम पे रूल किया सबसे ज़्यादा, ये आते हैं 1608 में, ठीक है। ऐसे गाइज डेनिस आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, तो डेनिस जो आते हैं वो आते हैं 1616 में, ठीक है। और पांचवें नंबर पे आते हैं फ्रांसीसी, फ्रांस वाले, ठीक है ना, ये आते हैं 1667 में गए, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये इनके आने का सीक्वेंस है, ये क्या इनके आने का सीक्वेंस। लेकिन अगर कोई पूछे ना कि कौन सी कंपनी बनी, तो याद रखना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में बनी थी। लेकिन भारत में पहले ये आ गई क्योंकि इनको परमिशन जो है ना लेट मिली थी थोड़ी सी, इस कारण से, ठीक है ना। और ये सारी कंपनियां जो थी ना वो इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में आ रही थी। मतलब आपने ग्लोब देखा ना अभी अभी, तो ग्लोब में आपको पता है कि इधर ईस्ट है और इधर, तो ईस्ट की तरफ आ रहे थे। इसलिए इन सभी कंपनियों के नाम ऑलमोस्ट, जैसे इसका नाम था एस्तादो द इंडिया कंपनी या एस्तादो द ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरीके से सबके नाम में लगभग इंडिया या ईस्ट इंडिया लगा हुआ था, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं और अच्छा इन सभी में गाइस ऑलमोस्ट भारत में जो ये डच है, जो ये डेनिस है, जो ये फ्रांसीसी है, ये ज़्यादा नहीं चले, सबसे ज़्यादा चले पुर्तगीज़ और ब्रिटिश, ठीक है ना। वो भी इनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई, इसके बीच रीज़न क्या है कि ये इनके आपस में रिलेशन थे, मतलब कि है ना वैवाहिक संबंध थे, ये चीज़ है। तो ये मैंने बताया आपको। आगे नेक्स्ट की बात करते गए, अब बात करते गए पुर्तगालियों की। तो पुर्तगीज़ में सबसे पहले जो आए उसका नाम था क्या? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा ने भारत की, मैंने आपको बताया कि ये भारत जब आए तो भारत में इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की। किसकी खोज की? ये जो मैंने बताया था ना कि किनारे किनारे आया ये बंदा, तो इस रास्ते को क्या बोलते हैं? इस रास्ते को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केप ऑफ गुड होप के रास्ते वास्को डिगामा भारत के कालीकट पे आया, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया, ठीक है। और वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी, भारत की खोज नहीं थी। किसकी खोज की थी? भारत के समुद्री मार्ग की, यानी कि सी रूट की खोज की थी, कह लो आपको, ठीक है। अच्छा इसका आने का दो रीजन था गाइस। पहला ये था कि वो यहाँ पे बिजनेस को प्रमोट करे, ठीक है, बिजनेस को प्रमोट करे। और दूसरा रिलीजन को क्या करे? क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करे। तो रिलीजन को प्रमोट करने के लिए और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आया, ठीक है। जब ये आया गए, जब सबसे पहले ये भारत में आया ना यहाँ पे, तो वहाँ पे कालीकट जो है ना, कालीकट में एक हमारा बैंक है, मतलब कि ये वेस्ट, देखो भारत का ये वाला जो हिसाब देखते हो ना, तो ये वाला हिस्से में यहाँ पे कालीकट है। ये कर्नाटक का केरल वाला इलाका है, ये नीचे केरल है, ऊपर कर्नाटक है। तो कालीकट में आया ये, ठीक है ना। कालीकट का एक राजा था, राजा जमोरिन। क्या रहा था? हाँ, किंग जमोरिन नाम था इसका, इसका नाम ही जमोरिन है, ठीक है ना। तो राजा जमोरिन जो है ना, इसको खूब ज़्यादा क्या करता है, इसको इससे ना खूब ज़्यादा इसको क्या है, इसका स्वागत करता है और इसको खुश कर देता है। इसको बहुत सारा जो इसको चाहिए स्पाइसेस, मसाले वगैरह वो देता है। इवन ऐसा भी कहते हैं कि वास्को डिगामा जो है ना लगभग अपने प्रॉफिट को 60 गुना कर लेता है। यानी अगर वो 1 करोड़ रुपए लेके आया है तो वो कितने लेके जाएगा? 60 करोड़ लेके जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बढ़िया बिजनेस है कि 2-3 महीने में 60 करोड़ हो जाए, इससे बेटर क्या ऑप्शन है हमारे पास, वो भी उस टाइम पे, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो वास्को डिगामा आता है 1498 में कालीकट पे। राजा का नाम क्या है? राजा 1502 में गए, पुर्तगालियों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री खोली अपनी, ठीक है ना। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली है, कहाँ पे? ठीक है। इन्होंने दोबारा से मतलब वापस से कम बैक किया, रिटर्न आए हैं दोबारा से बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या कहता है आपका? 1505 में गए इनका गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, ठीक है, या आप खाली अल्मीडा भी कह सकते हो आप लोग, आता है 1505 से लेकर 1509 तक, ठीक है ना। और ये जो अल्मीडा है ना, ये बंदा जो है उनका, जो उन्होंने एक कोचीन में एक फोर्ट भी बनाया था, कोचीन फोर्ट भी बनाया था। उस फोर्टिन का, उसका फोर्टिफिकेशन करते हैं ये लोग,
बोले तो क्या, उसका दुर्गीकरण करते हैं, मतलब कि वहां पे ना किला को घेर देते हैं, किला बना के क्या कर देते हैं, समझ पा रहे हो क्या आप लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं क्या टॉपिक, भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का सबसे पहले कौन आते हैं भारत में? पुर्तगीज आते हैं। और पुर्तगीज के आने के बाद फिर कौन आते हैं? डच 1605 में। फिर आते हैं कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पहले आता है 1498 में, गए पुर्तगाली आते हैं। फिर आते हैं 1600 कब? 5 में कौन आते हैं? डच आते हैं। फिर 1608 में कौन आता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आता है। फिर आता है 1616 में कौन आता है? डेनिस आता है गाइस, डेनमार्क वाले। ठीक है, अगला 1667 क्या आता है? फ्रांसीसी। गाइस एक बात और भी बताऊं मैं आपको, ये पुर्तगाली हो गया, ये आपका डच हो गया, इन सभी कंपनीज में गए, ये सारी कंपनियां प्राइवेट हैं। एक जो फ्रांस की कंपनी है ना, ये क्या है? गवर्नमेंट, ये वहां की गवर्नमेंट ने भेजा है। बाकी सारी कंपनियां क्या है पता? आप जैसे ये मान लो कि हम लोग सारे लोग मिलकर एक पार्टनरशिप में कंपनी खोलते हैं और सारे मिलकर बिजनेस करने चले जाते हैं। तो इंग्लैंड में कुछ लोग जो है पार्टनरशिप में एक बिजनेस खोलते हैं, कंपनी का नाम होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। आज भी है, आज भी है ये कंपनी। और बाय डिफॉल्ट इस समय उसका जो हेड है वो एक इंडियन है। ठीक है ना, इस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड है वो एक, ये तो खैर समय का पहिया है, घूमता रहता है। ठीक है ना, पहले अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, हम उनकी कंपनी पर शासन कर रहे हैं। लेकिन हमारी आबादी है ही इतनी कि हर दुनिया का हर दूसरा बंदा भारतीय है, तीसरा बंदा भारतीय है। ठीक है, वो चीज़ है। और हर दुनिया के हर बड़े पोस्ट पे भारतीय हैं। आपको पता है इंडिया में जो आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हो ना, उसमें पहले ही क्राइटेरिया होता है कि कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। बाहर वालों को तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका में ऐसा होता तो बहुत सारे नॉन अमेरिकन या ब्लैक जो होते हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, जैसे बराक ओबामा, है ना, वो चीज़ें। लेकिन हमने जब देश आज़ाद हुआ तो हमने ये सारी चीज़ें क्या कर दी, बंद। बाहर वालों को कुछ भी अलाउड। यहाँ इंडिया में सिर्फ एक ही बंदा फॉरेनर की जॉब पे रह सकता है, वो है एम्बेसीज में। जैसे अमेरिका की एम्बेसी है, एम्बेसी रोड गए हो कभी आप लोग दिल्ली में? अमेरिका की एम्बेसी से गुजरोगे तो पता चलेगा कि हाँ अमेरिका की एम्बेसी है। 2-4 फरारियाँ तो यूं ही खड़ी रहती हैं। पुर्तगाल की एम्बेसी है, इटली की एम्बेसी है। ठीक है, ये चीज़ है। सीपी से नहीं है, सीपी की तरफ नहीं है, वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की तरफ है। ठीक है ना, तो ये सारी के सारे जो है ना, बस यही पोस्ट एक ऐसी है सरकारी जिसपे, लेकिन ये जो एम्बेसी के बंदे हैं ना, इनको सैलरी हम नहीं देते हैं। इनको सैलरी कौन देगा? उनकी गवर्नमेंट देगी। जैसे अगर आप, जैसे कल 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो मैंने उससे पूछा कि तूने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज क्यों भरा? उसका सिलेक्शन हो गया फाइनल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भरता, विदेश मंत्रालय, तो तेरे चांसेस ज़्यादा, उसके मार्क्स ज़्यादा थे एक्चुअली। ठीक है ना, तो उसने कहा सर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वैकेंसी नहीं थी, तो भरता कहाँ से? विदेश मंत्रालय में अगर आप चपरासी भी लगोगे ना तो 3 साल बाद आपके आउट ऑफ स्टेशन वाले चांसेस बनते चले जाएंगे। चपरासी भी लगोगे वो भी, नंबर उसको आप लोग, वो चीज़ है। तो फ्रांस आता है, फ्रांस वाला गवर्नमेंट है, बाकी सारे प्राइवेट हैं। अब पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली भारत की खोज करते हैं, भारत के रास्ते की। भारत के रास्ते की कौन खोज करता है? वास्को डी गामा। जब भारत में कहाँ पे आता है वो? कालीकट में, है ना। वास्को डी गामा जो है वो कब आता है भारत? 1498 में आता है। और कहाँ पे आता है? कालीकट में। कालीकट का राजा कौन है? राजा जमोरिन है भाई। कालीकट का राजा कौन है? जमोरिन। जमोरिन को स्वागत करता है, ठीक है ना, और सारी बातें होती हैं। उसके बाद बात खत्म हो जाती है। पुर्तगाली जो है ना, इतना पैसा उनको मिल जाता है 60 गुना। राजा जमोरिन भर भर के उनको मसाले देता है। साउथ इंडिया में गए, ध्यान से सुनना, ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, कि ये पूरा इलाका मसालों के लिए फेमस है ना, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, या जितने भी आप दालचीनी वालचीनी जितनी भी सब्जी मसाले लेते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें तो राजा जमोरिन देता है। उसके बाद 1502 में वापस आते हैं। कौन? पुर्तगाली। और उनका पहला गवर्नर जो है वो बनता कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। इसके अच्छा, पुर्तगालियों के गैस 2 टारगेट हैं। पहला, एक तो बिजनेस करना, दूसरा रिलीजन का। भाई इससे पहले जब वो आए थे, क्या नाम है, जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे तो उनके साथ उनके मुसलमान धार्मिक गुरु आ रहे थे, इस्लामी धर्म गुरु। अब क्रिश्चियंस आ रहे हैं, तो उनके साथ कौन कौन आ रहा है? क्रिश्चियनिटी के उनके जो रिलीजियस, तो एक से एक पोप वगैरह। जो क्रिश्चियन में जो टॉप का पोस्ट होता है वो किसका होता है? पोप का होता है।
ठीक है ना। हमारे यहाँ पे जैसे शंकराचार्य होता है या इस्लामिक में और कुछ होता है, वैसे ही उनमें पोप का होता है, ठीक है ना। तो बिजनेस के पर्पज से आते हैं और किसके पर्पज से आते हैं, रिलीजन के पर्पज को, रिलीजन को यानी कि धर्म को बढ़ाने के लिए या फैलाने के लिए, है ना। इसके बाद आगे क्या होता है, ध्यान से सुनना आप लोग। अच्छा कि ये जो बंदे का नाम है, क्या नाम है इसका, पहला गवर्नर अल्मीडा। ये ना एक जब ये भारत में आता है ना तो एक किला ये बनवाता है कोचीन का, कोची का किला या कोचीन का किला, और उसका दुर्गीकरण कर देता है। क्या कर देता है उसका दुर्गीकरण, मतलब फोर्टिफिकेशन होता है, मतलब किले को ना चारों तरफ से घेर करके उसको क्या कर देना, इतना मजबूत कर देना, फोर्टिफाई कर देना कि कोई इस पर अटैक ना कर सके, ठीक है ना। तो ये दुर्गीकरण करता है। अल्मीडा की एक और खास बात है कि ये जो मैप आपने देखा ना भी पीछे, ये वाला, ये मैप देख रहे हो, अब देखोगे ना ध्यान से अगर, तो ये मैप में ना ये वाला जो इलाका आप देख रहे हो, ये भारत है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये भारत वाले जो निचला वाला इलाका आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा इलाका जो है ना गाइस, यहाँ पे कब्जा हो जाता है अल्मीडा का। किसका कब्जा हो जाता है, और हाँ, पानी के ऊपर कब्जा। और वो कहता है कि भाई जो इस इलाके से गुजरेगा वो क्या देगा, टैक्स देगा। और इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले समुद्र की नीति कहते हैं इसको। कौन लेके आया, पुर्तगाली लेके आए। कौन लेके आया, है ना। तो ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए। क्या लेके आए ये लोग, ब्लू वाटर, है ना, खुले समुद्र की नीति भी कहते हैं इसको, या नीले समुद्र की नीति भी कहते हैं इसको। अगला नेक्स्ट, इसके बाद अगला कौन आता है, अगला गवर्नर, नेक्स्ट गवर्नर कौन आता है, नेक्स्ट गवर्नर होता है आपका अल्बुकर्क। क्या नाम है इसका, ठीक है, अगला है अल्बुकर्क नाम है इसका। गाइस पुर्तगालियों का ये वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक मतलब क्या होता है, रियल फाउंडर, है ना भाई। वास्तविक संस्थापक का मतलब ये होता है, एक तो वो जो स्थापना करके चले गए, और एक वो जिसके समय में ये बहुत ज़्यादा क्या हुआ, फैला हुआ, डेवलप हुआ, है ना। तो ये इस अल्बुकर्क को क्या माना जाता है, पुर्तगालियों का वास्तविक रियल फाउंडर माना जाता है। 1510 में इसने बीजापुर से गोवा को जीत लिया। मतलब पहले गोवा जो था वो बीजापुर के अंदर आता था, और बीजापुर के नवाब को हरा करके ये गोवा को फ्री कर लेता है। गोवा पे किसका अधिकार हो जाता है फिर पूरी तरीके से, पुर्तगीज का, पुर्तगालियों का अधिकार हो जाता है। कब हो जाता है, 1510 में। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद गई तीसरा गवर्नर फिर से बनता है कौन, वास्को डिगामा। कौन बनता है, वास्को डिगामा। तीसरा गवर्नर बनता है वास्को डिगामा, ठीक है, 1524 से 1529। और इसकी 1529 में डेथ भी हो जाती है वास्को डिगामा की। इसके बाद गई अगला गवर्नर बनता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1529 से 38। गोवा की राजधानी, गोवा को राजधानी डिक्लेयर करता है ये बंदा, ठीक है, ये अचीवमेंट है इसकी। अच्छा, पुर्तगालियों की देन क्या क्या, ये लगभग इतना सब कुछ है और कुछ खास नहीं है। पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या दिया गया, कोई पूछे आपसे तो कह देना भाई प्रिंटिंग प्रेस दिया। क्या दिया है, प्रिंटिंग प्रेस। आज जो हम प्रेस, ये जो हम प्रिंट करते हैं अखबार वगैरह या जो भी चीज़ें प्रिंट करते हैं, उसका मेन आने का वो हमने कहाँ से लिया है, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस जो है हमने पुर्तगालियों से लिया। और क्या क्या लिया है, तंबाकू जो है गाइस, ठीक है, तंबाकू जो है वो कहाँ, किसकी देन है, ये जब पुर्तगाली आए थे 1508 में तो लेके आए थे, ठीक है ना। और इसी से गाइस शाहजहां ने इसको जो है ना, शाहजहां में नॉर्थ की तरफ जो है शाहजहां ने इसको एक्सपेंड किया था, ठीक है। इसके अलावा गाइस बहुत सारे फ्रूट जैसे कि पपीता पुर्तगालियों की देन है, भारत में नहीं होता, ये नहीं होता था। अनानास नहीं होता था, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, काजू और बादाम। आलू जो है गाइस ये पुर्तगीज की पूरी तरीके से देना। भारत में आलू हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनाया जाता है लगभग हर सब्जी में, बट ये सारी की सारी चीज़ें किसकी देन है, पुर्तगालियों की देन है, ठीक है ना। शाहजहां का ये था, शाहजहां ने देखो ये लेके आया, ठीक है ना। शाहजहां ने इसको जो है नॉर्थ इंडिया में जो है ना अपने साथ लेके गया वो, ठीक है। ये जितने मुगल बादशाह थे सारे के सारे जो है कोई ना कोई नशा इनका चलता ही रहता था, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े। तो हमने पढ़ा गाइज कि भारत में जो है भारत में सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए। कब आए, 1498। सबसे पहले कौन आया, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया, बाकी लोग भी बोला करो भाई, ठीक है ना। वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया,
जमोरिन ने, है ना। कहाँ का स्वागत राजा था ये? कालीकट का, या कलिकट का, या कालीकट जैसा आपको बोलना चाहो आप लोग, ठीक है। पुर्तगालियों का जो फर्स्ट गवर्नर है गाइस वो कौन है? अल्मीडा है, ठीक है ना। वो कब गवर्नर बनता है? 1505 में गाइस। 1505 में जो अल्मीडा है वो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर है गाइस। इसकी 2-3 काम है। पहला, एक तो पुर्तगालियों का टारगेट क्या है भाई? बिजनेस करना और रिलीजन का प्रमोशन करना, ठीक है, धर्म का प्रचार करना। दूसरा, ब्लू वाटर पॉलिसी, खुले समुद्र की नीति कह लो आप लोग, ठीक है। नीले समुद्र की नीति या खुले समुद्र की नीति कहते हो। और ध्यान से सुना, अच्छा गाइस, ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी ना, कि जो समुद्र हिंद महासागर से जो भी गुजरेगा वो टैक्स आज भी देता है। अगर कोई हमारे यहाँ से गुजरेगा ना नीचे से, तो वो टैक्स देगा, कस्टम ड्यूटी देगा, ठीक है ना। लेकिन ये बंदा उस समय भी सिक्योरिटी देता था, मतलब जो टैक्स देता था, ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो मैप आप देख रहे हो ना ये वाला, यहाँ पे अगर कोई बंदा यहाँ से यहाँ आता है तो समुद्र में, आपको पता ना समुद्र के लुटेरों को क्या कहते हैं? पायरेट्स। क्या कहते हैं? दुनिया का गाइस सबसे, एक ना यहाँ पे एक देश है गाइस, ब्लर आ रहा है एक्चुअली, ठीक है ना, सोमालिया। यहाँ पे एक देश कौन सा है? सोमालिया एक देश है, दुनिया का सबसे करप्टेड देश, दुनिया का सबसे। इनका काम है, आज भी ये लोग क्या करते हैं? जहाज़ों को लूटते हैं, ठीक है ना। और एक एक जहाज़ पे 200-200 कंटेनर सामान आ जाता है, जितना 3-3 4-4 ट्रेनों में ना आए। एक एक जहाज़ इतने बड़े होते हैं समुद्र के, इन पे 2-2 हज़ार कंटेनर लोड होते हैं उन पे। अगर ये एक जहाज़ लूट लेते हैं तो इनके कई साल निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब एक कंटेनर इतना बड़ा होगा, इस कमरे जितना बना, जिसमें खाली आईफोन्स होंगे, खबर है चीज़ को आप लोग? वो चीज़, तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। कार हो सकती है, मान लो 2 कार तो आराम से ही आ जाएगी, 3 कार भी आ सकती है, वो चीज़ है। तो एडजस्ट करने के ऊपर है कि वो क्या उनको मिलता है। तो इनका काम शुरू से कि तो समुद्र में पायरेट्स होते थे, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, आज भी होता है। एक बार गलती से सोमालिया वालों ने इंडिया का जहाज लूट लिया, भारत सरकार ने भेजा एनर्जी का मार्कोस कमांडो। किसको भेजा? मार्कोस कमांडो, ठीक है ना। तो मार्कोस ने उनको मारा, उनसे छीना। उसके बाद एक रूल बनाया कि भारत सरकार के जितने भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, रेल हो या फ्लाइट हो, या उन सब पे भारत का झंडा लगना मैंडेटरी है, लगेगा ही लगेगा, ठीक है, वो चीज़ है। तो सोमालिया जो है ना, सोमालिया ये सारा का सारा उस समय डाकू का था। तो ये जो बंदा है जिसका नाम क्या है? अल्मीडा, वो कहता है आप टैक्स दोगे मुझे, तो ऐसा नहीं सिर्फ टैक्स दोगे, मैं आपको प्रोटेक्शन भी दूंगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सुरक्षित आपको 2 जहाज दिए जाएंगे छोड़ने के लिए, समझ पा रहे हो? ये सुविधा अल्मीडा दे रहा उस समय में, जो भारत सरकार अभी भी किसी, या कोई भी सरकार नहीं देती। अगर आप कहीं से गुजरोगे ना, किसी देश के बीच से, अंडमान निकोबार से गुजरोगे, टैक्स आपसे लिया जाएगा, लेकिन कोई सुरक्षा आपको अपनी खुद करनी है। इवन आपको सुरक्षा उस हिसाब से करनी है कि उस कंट्री का लॉ ना ब्रेक हो रहा हो। जैसे आप कहीं पर गन नहीं रख सकते, समझ पा रहे हो? जैसे यूपी में लोग बंदूक लेके घूम सकते हैं, वहाँ नॉर्मल है, लेकिन आप दिल्ली में नहीं घूम सकते। नॉर्मल रिवॉल्वर भी आप लेके नहीं घूम सकते। पुलिस वालों को रखवा लेते हैं, अगर आप ऑन ड्यूटी हैं तब तो रख सकोगे, जब ड्यूटी से कराओगे तो रख के आना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये लॉ ऑफ लैंड है यहाँ का, दिल्ली का स्पेशली, समझ रहे हो? तो आप खाली किसी को चमकाने के लिए भी ऐसा नहीं तो कि कुछ सबके पास है, हर दूसरे गली में आपको मिल जाएगा रिवॉल्वर, सबने निकाल रखी है। हरियाणा में तो एक फैशन ही है, ठीक है। लेकिन आप फिर, हाँ नहीं हरियाणा में बताओ, यहाँ पे भी कईयों के पास गन्स होती हैं, बट निकालने का अलाउड नहीं होता, आप निकाल नहीं सकते। हरियाणा में 2 चीज़ें बहुत कॉमन है एक घर में, एक तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए और दूसरी होनी चाहिए बंदूक, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये सुरक्षाएं अल्मीडा उस समय दे रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं आज, ठीक है। और क्या क्या पढ़ा हमने भाई? अल्मीडा के बाद नेक्स्ट राजा कौन आता है? नेक्स्ट वो कौन आता है? गवर्नर अल्बुकर्क आता है। कौन आता है? अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क कब से कब तक रहता है भाई? 9 से रहता है। अच्छा, ये 9 रहता है। 9 से लेकर के कितना? 1509 से लेकर के। कुछ अचीवमेंट है क्या अल्बुकर्क की? हाँ, रियल फाउंडर। ये भाई पुर्तगालियों का क्या वास्तविक संस्थापक, क्या ये वास्तविक संस्थापक? और भी कुछ अचीवमेंट है इसकी? हाँ, गोवा को इसने जीता था, बीजापुर से जो है ना गोवा को आज़ाद कराया था, ठीक है। बीजापुर में गए गोलकुंडा ही खान है जहाँ से कोहिनूर हीरा निकला था। अमीर स्टेट हैं ये लोग, तो बीजापुर से गोवा को फ्री कराया और पुर्तगालियों का ये हब बन जाता है। और कुछ अचीवमेंट है इसकी? इसके बाद नेक्स्ट कौन आ जाता है? तीसरे नंबर पर वापस से वास्को डिगामा आ जाता है तीसरे पे। वास्को डिगामा, भाई वास्को डिगामा को मौका दिया जाता है, ठीक है।
कि भाई चलो इसको दोबारा से बना देते हैं, लेकिन इसके जो है ना डी गामा, ठीक है, इसकी 1529 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है, हाँ नीनो डी कूना, है ना, यही है ना लास्ट, हाँ नीनो डी कूना नाम है इसका, नीनो डी कूना नाम है इसका। इसकी कोई अचीवमेंट है क्या, कुछ खास नहीं शायद। इसको गोवा को राजधानी डिक्लेयर करते हैं इसके टाइम पे, ठीक है, गोवा को राजधानी बनाते हैं, गोवा को कैपिटल बना लेते हैं अपनी पुर्तगाली। तो इस पुर्तगालिया का जो प्रभाव है ना, ये पूरे का पूरा इस इलाके में है, ठीक है ना, पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट में है। अच्छा, पुर्तगाली लेके क्या आए भारत में भाई, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है ना, प्रिंटिंग प्रेस लेके आए, तंबाकू लेके आए, ठीक है ना, तंबाकू लेके आए हैं, हाँ कितना है मुझे याद नहीं है, कितना है टाइम पे, अच्छा नहीं लिखा था आपने, ठीक है, 1529 से 38 तक है, 24 से 29 उसका है, 24 से 29, 1524 से 29 है उसका, और इसका कब है 29 से 38 है, ज़्यादा 9 साल के लिए रह रहा है ये, ठीक है। अच्छा गाइस, प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगालियों की देन है, टेबल ये तंबाकू जो है वो किसकी देन है, ठीक है, इनकी देन है। इसके अलावा आलू, लीची, काजू, बादाम, संतरा, ठीक है ना, पता नहीं क्या क्या जितने फ्रूट्स वगैरह सब इनकी देन है। आगे की बात करें, नहीं सब तो नहीं वैसे, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर देयर। ये पपीता है, ऐसा लग रहा हमारा कुछ था ही नहीं क्या, ठीक है ना, पपीता है, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट, डच की बात करते हैं गाइस, ठीक है गाइस। डच जो है ना, डच जो है बेसिकली कहाँ के निवासी हैं, हॉलैंड के या फिर नीदरलैंड्स के, हॉलैंड के निवासी हैं, ठीक है ना। 1602 में गाइस, ठीक है, बहुत सारी डच कंपनीज को मिला करके गाइस एक कंपनी बनाया जाता है, ठीक है, और उसको नाम जाता है ये UIECN, ठीक है, इसका पूरा नाम है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इसका पूरा नाम पीछे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहले गाइस 1605 में गाइस एक नेवल ऑफिसर है, एक नौ सैनिक अधिकारी है, ठीक है, उसका नाम है वॉर डेर हैंग, ठीक है ना। उसके लीडरशिप में डचों का पहला दल भारत आता है, ठीक है ना। पहली फैक्ट्री ये लोग कहाँ खोलते हैं, मसूलीपट्टनम में। कहाँ खोलते हैं ये लोग, मसूलीपट्टनम में। ये फैक्ट्रियाँ याद रखनी है आपको, ये ध्यान रखना है आपको, मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। उसके बाद अगला क्या होता है, 1610 में गाइड पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को पहली बार फैक्ट्री बनाई इन्होंने, ठीक है। डच जो है मसूलीपट्टनम में पहले आते हैं, और पुलिकट में जो है ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट साइड में, ये तो हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, उस समय खोलते हैं। तो डचों की फैक्ट्री बहुत सारी है, सबसे पहले वो खोलते हैं मसूलीपट्टनम में, दूसरे पे खोलते हैं पेतोपोली में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये। थर्ड नंबर पे खोलते हैं पुलिकट में, ठीक है। चौथे पे खोलते हैं 1616 में, कहाँ पे, सूरत में। पाँचवें नंबर पे खोलते हैं 1627 में पीपली में। छठे नंबर पे खोलते हैं चिनसुरा में। सातवें पे खोलते हैं कासिम बाजार, बालासोर और नेगपतम में, ठीक है। अच्छा कि इसमें बहुत सारे नाम आप ऐसे देखोगे, जैसे मसूलीपट्टनम हो गया, सूरत हो गया, कासिम बाजार हो गया, यहाँ सारे लोग फैक्ट्री खोल रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, ठीक है ना। तो 1610 में इसने पुलिकट में फैक्ट्री खोली, 1653 में बंगाल के चिनसुरा में फैक्ट्री खोली है। डच जो है ना व्यापार करते थे किस चीज़ का, सूती कपड़ों का, कॉटन का, नील का, मैंने बताया था ना वो जो कपड़ों के लिए होता था, चोरा यानी कि शरबत वगैरह का, ठीक है। ये कच्चा रेशम जो होता है रॉ सिल्क जो है बेसिकली, ठीक है, ताकि उसके कपड़े बनाए जा सके, वो चीज़ है। अफीम का व्यापार करते थे ये लोग, नमक का व्यापार करते थे, और चावल का। ये लोग मसालों का निर्यात नहीं करते थे। इनके बीच में ना कुछ चीज़ें बटी हुई थी, जैसे कहते हैं ना कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। सपोज करो ये ना बाटा कंपनी के ना व्यापारी बनना चाहते हैं दिल्ली में, क्या इतना आसान है क्या, ठीक है ना। अगर कोई नई कंपनी आती है ना इस दुनिया में, बनती है, और उसकी क्वालिटी चीज़ें अच्छी हैं, सपोज करो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस कैमरे का ही ले लेते हैं। ये कैमरा जो ये ना, इस कंपनी का नाम है AI वॉफ्ट, ठीक है ना, और अभी ये कंपनी बनी ही है जस्ट। इंडिया में जिस बंदे से मैंने इसको ख़रीदा है वो पूरे इंडिया का इसका होलसेलर है। वो कंपनी इंडिया में उसके अलावा किसी और को माल उनका टाई अप हो चुका है, ठीक है ना। तो ये सिम्टम्स है कि वो जल्दी अमीर हो जाएगा। पर अगर हम कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें, जैसे सैमसंग का टैब बना, मुझे लगता, मैंने इसकी क्वालिटी चेक किया, मैंने बढ़िया लग रहा है,
अब मेरी कंट्री में अभी तक किसी को इसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई होलसेलर, तो मैं फटाफट जाऊंगा, बात करूंगा कंपनी से, अगर मेरी बात बन जाती है तो वेल एंड गुड है। लेकिन फिर इसके बाद एक रूल लग जाए कि मेरे अलावा कंपनी और किसी को माल, तो आप जितने ये चीज़ें यूज़ करते हो ना, बाटा वाटा जो भी आप यूज़ करते हैं, इन सबके स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर हैं। समझ रहे हो उस चीज़ को आप लोग? अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी से लेके किसी को भेज दूँगा, आप भेज तो सकते ही हो डेफिनेटली, लेकिन उसको मार्जिन ही कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको बड़ा होलसेलर बनना है तो उसके लिए आपको जाके बात करनी पड़ेगी, लेकिन आपसे पहले 36 बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कंपनी तो पुरानी हो चुकी हैं, तो कुछ नए में ढूंढ सकते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये लोग जो है ना, जैसे ये लोग आते थे तो ये लोग डिसाइड करते थे, अच्छा मसाले मैं बेचूंगा, आप नहीं बेचोगे, आप जो बेचोगे वो मैं नहीं बेचूंगा, इनके बीच का एग्रीमेंट। तो डच जो है ना सारी चीज़ें करते थे, लेकिन मसालों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, और देख लेते हैं। डचों के बाद गाइस कौन आता है? अंग्रेज, ब्रिटिश आते हैं, और इनकी कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 को गाइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1601 में जो है ये कंपनी है जो है ना वो इंडोनेशिया जाती है सबसे पहले। ठीक है ना, 1608 में गाइस, मतलब कि इंडिया आने से पहले ये कहाँ अपना हाथ आजमा चुके हैं? इंडोनेशिया में। 1608 में एक बंदा जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वो सूरत आता है अपनी फैक्ट्री की बात करने के लिए जहांगीर के समय में। ठीक है ना, जहांगीर हॉकिंस को कोई परमिशन नहीं देता, लेकिन उसको टाइटल देता है किसका? इंग्लिश खा का टाइटल देता है। किसका टाइटल देता है? इंग्लिश खा का टाइटल दे देता है, और 400 का मनसबदार बना देता है। ठीक है ना, 400 का क्या बनाता है? मनसबदार। मनसबदार क्या होता है? 400 सैनिक रख सकता है, और किसी इलाके में जाके उसको रख देंगे कि भाई आप इस इलाके में 400 सैनिक रख सकते हो, ये सब चीज़ें बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेकिन ये सब बातें नहीं बनती। अच्छा एक चीज़ और, कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से भारत आता है उसका नाम है हेक्टर। क्या नाम है उसका? हेक्टर। 1615 में गए। अच्छा ध्यान से सुना, एक बार फिर से देख लो आप लोग, मैंने क्या बोला? मैंने कहा एक ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गई, इसकी शुरुआत कब होती है? 1600 में। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। सबसे पहले कहाँ जाते हैं? इंडोनेशिया में। इनकी बात नहीं बन रही, फिर अब आते हैं 1608 में कहाँ पे? इंडिया में। कहाँ आते हैं? इंडिया में गए। इंडिया में उनकी तरफ से एक बंदा है जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। वो किसके दरबार में जाता है? जहांगीर के दरबार। जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो ऐसे पेन पेपर लेके बैठ जाओ आप लोग, और पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बोलते जाओ और उसको एरो एरो आप लोग माइंड में बनाते जाओ। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस आता है, किसके दरबार में आता है? क्या जहांगीर इसको परमिशन दे देता है? नहीं, इसको टाइटल दे देता है। किसका टाइटल देता है? इंग्लिश खा का टाइटल देता है, क्योंकि भाई ये अंग्रेज है, लेकिन फिर भी जहांगीर से किस भाषा में बात कर रहा है? फारसी में बात कर रहा है। मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फारसी है। मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फारसी है। ठीक है, जहांगीर उससे खुश होता है कि भाई अंग्रेज जैसा बंदा हमारी भाषा बोल रहा है। जैसे कोई हरियाणवी खुश हो जाएगा अगर अंग्रेज हरियाणवी बोलेगा तो। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़, तो अंग्रेज, ये जो जहांगीर है खुश हो जाता है, इसको इंग्लिश खा का टाइटल देता है, लेकिन इसको परमिशन, और उसको 400 का मनसबदार बना देता है। ठीक है ना, मनसबदारी प्रथा जो है ना ये इन्हीं की देन है, मुगलों की। अब आगे क्या होता है गाइस? अब अच्छा हेक्टर मुंडो जिस जहाज से आता है उसका क्या नाम है? हॉकिंस जिससे आता है उसका क्या नाम है? हेक्टर नाम है। जहाज का नाम क्या है? हेक्टर नाम है। अब आगे देखो नेक्स्ट है क्या आपका? 1615 में गाइस, जब इसको परमिशन नहीं मिलती है, किसको? हॉकिंस को जब परमिशन, तो 1615 में एक दूसरा बंदा आता है अंग्रेजों की तरफ से, उसका नाम है क्या? टॉमस रो। क्या नाम है इसका? टॉमस रो या थॉमस रो। ये जहांगीर के टाइम पे आता है। ठीक है, और इसको कौन भेजता है? भाई ये अंग्रेज जो है ना, ये हाँ ये ना अंग्रेज जो है ना अपना दिमाग चलाते हैं, कहते हैं भाई ये ऐसे परमिशन नहीं देगा जहांगीर, एक काम करते हैं हम अपने राजा की बातचीत इससे करवाते हैं, क्योंकि राजा से बात करेगा तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। समझ हो? राजा से बात करना ज़्यादा प्रेफरेंस करता है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग? एक एज ग्रुप का बंदा या एक नीशे का बंदा जो है ना दूसरे नीशे के व्यक्ति से बात करना पसंद करता है, वो चीज़ है। तो ये जो अंग्रेज हैं ये अपने समय के जो राजा थे, कौन? जेम्स फर्स्ट। कौन राजा था उस समय? गाइस ध्यान रखना, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस समय एलिजाबेथ थी। कौन थी? एलिजाबेथ थी। ध्यान रखना इस चीज़ का। जब ये कंपनी बनी थी 1600 में, उस समय एलिजाबेथ थी। ठीक है, लेकिन 1615 में गई। 1615 में कौन था? जेम्स फर्स्ट। कौन था? तो भाई जेम्स फर्स्ट से ये लेटर लिखवा के जाते हैं। ठीक है ना, जेम्स फर्स्ट से लेटर लिखवा के जाते हैं 1605 में, लेकिन इन्होंने लेटर लिखवाया है। कब लेटर लिखवाया है? और जाते हैं 1615 में, थोड़ा लेट हो गया।
इंडोनेशिया के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है ना। 1605 में जाते हैं, लेटर खुलता है, लेकिन 1605 में भारत का राजा कौन है? अकबर है। अकबर मरा नहीं है, ठीक है ना। तो लेटर खोलता है थॉमस रो, लेटर खोलता है किसके दरबार में? हाँ 1605 में मरता है, 1605 में ही लेटर लिख चुका था उसके लिए नाम का, मतलब अकबर के नाम का लेटर लिख चुका है। उसके बाद अकबर मर जाता है, अब नया राजा कौन हो जाता है? जहांगीर। तो थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है, लेटर पढ़ता है, लेटर किसके नाम का है? जहांगीर इससे खुश होता है, कहता मेरे पिताजी का जलवा था भाई, इंग्लैंड वाले लोग भी उनका नाम ले रहे हैं, ठीक है। परमिशन दे देता उनको वो, ठीक है। व्यापार करने की परमिशन किसको मिल जाती है? जो कैप्टन हॉकिंस को नहीं मिलती, वो किसको मिलती है? थॉमस रो को मिल जाती है, या थॉमस रो को मिल जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो व्यापार करों में छूट प्राप्त करता है, टैक्स में रिलैक्सेशन रिबेट प्राप्त करता है ये, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है गई? 1632 में गई अंग्रेज जो है ना, अंग्रेजों का काम धाम सही चल रहा है। 1632 में गई गोलकुंडा के सुल्तान, ठीक है ना। गोलकुंडा जगह है साउथ में, उस वहाँ का राजा है, क्या नाम है उसका? अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है ना। क्या नाम है उसका? अब्दुल्ला कुतुब शाह नाम है इसका। अब्दुल्ला कुतुब शाह जो है ना 500 पौंड एनुअल टैक्स के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाह किसको देता है? समझ पा रहे हो क्या आप लोग? ये जो सारा एरिया आप देख रहे हो गोलकुंडा वाला और ये सब कुछ, ये पूरा सारे के सारे पोर्ट्स वगैरह जो है ना ईस्ट वेस्ट वाले, वो किसको देता है? वो अंग्रेजों को। किसके बदले? सिर्फ 500 पौंड के बदले सिर्फ, ठीक है ना। और अंग्रेजों को पूरी परमिशन मिल जाती है, उनको और कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है ना। तो अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। इसी को अंग्रेजों का गोल्डन फरमान कहते हैं, गोल्डन लेटर कहते हैं। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? मैंने ये बोला कि अंग्रेज जब बिजनेस करने के लिए आते हैं, है ना भाई, सबसे पहले अंग्रेजों कंपनी कब बनती है? सन 1600 में। उस समय महारानी कौन है इंग्लैंड की? एलिजाबेथ है। परमिशन, लेकिन सबसे पहले अंग्रेज कहाँ पे जाते हैं? 1605 में इंडोनेशिया। तो अच्छा एक में जाते हैं, ओके, एक में इंडोनेशिया जाते हैं। भारत कब आते हैं? 1608 में। भारत का उस समय राजा कौन है? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आता है? बाकी लोग बोलते नहीं हो गया भाई, नाश्ता वास्ता नहीं करते हैं, या तो उम्र बड़ी हो गई आप लोगों की। जहांगीर के दरबार में कौन रहता है भाई? कैप्टन हॉकिंस रहता है ना भाई। कैप्टन हॉकिंस को परमिशन मिलती है क्या? नहीं मिलती है। क्या मिलता है उसको? टाइटल मिलता है भाई, आपको उपाधि दे दी इंग्लिश का, इसका क्या फायदा है ना। मैंने मान के चलो इनको टाइटल दे दिया कि भाई बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, इससे मिल देगा कुछ पैसे तो मिलने नहीं इससे, है ना, वो चीज़ है। तो कैप्टन हॉकिंस चला जाता है निराश होकर के, और 1615 में एक दूसरा बंदा आता है, क्या नाम है उसका? थॉमस रो या टॉमस रो। 1615 में जो बंदा आता है उसको परमिशन मिल जाती है, ठीक है ना, और व्यापार करने की छूट मिल जाती है। 1632 में गाइस गोलकुंडा के सुल्तान, साउथ में एक जगह है कौन सी? गोलकुंडा। तो गोलकुंडा का राजा है, वो 500 पौंड के बदले, ठीक है ना, 500 पौंड मतलब इंग्लिश डॉलर की बात कर रही है, उसके बदले में जो है अंग्रेजों को सारे के सारा इलाका अंग्रेजों को देता कि भाई किराया 500 किराया दे देना, और अपना ये आप लोग यूज़ करो जितना आप लोग यूज़ कर सकते हो। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? तो 500 पौंड के बदले जो है ना अंग्रेजों को सारा का सारा देता है। क्या नाम है उस बंदे का? अब्दुल कुतुब शाह। 500 पौंड होता है आपका 58,000 रुपये करंट में, ठीक है ना, मतलब 60,000 रुपये सालाना किराए पे पूरा का पूरा गोलकुंडा के सारे बंदरगाह दे दिए। हमारे यहाँ ब्लॉक चौक पे जाओगे तो 60, 20, 30,000 तो किराया वैसे ही है, 40,000, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है आपका? अच्छा, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री गई 1611 में खुली है, कब? कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। कहाँ खुली है? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। गोलकुंडा का राजा अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है ना, इसी को सुनहरा फरमान करते हैं। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। 1639 में क्या होता है? एक जगह गई चंद्रगिरी के राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चंद्रगिरी के राजा से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को किराए पर ले लिया। मद्रास का इलाका क्या ले लिया? किराए पर ले लिया। और यहाँ पे एक फोर्ट बनवाया, एक किला बनवाया। उस किले का क्या नाम है? सेंट जॉर्ज नाम है। इस किले का क्या नाम है? सेंट जॉर्ज नाम है इसका, ठीक है।
अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, और देखो आप लोग 1661 में गाइज ब्रिटेन के राजा चार्ल्स सेकंड हैं, ठीक है, और उनकी राजकुमारी पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन से उनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? तो लड़की वाले कौन है? पुर्तगाली। लड़के वाले कौन है? ब्रिटेन वाले। तो दहेज में जो पुर्तगाली है, मतलब दहेज सिर्फ हमारे में नहीं उनके में भी है शायद, ठीक है, पुर्तगाली जो है वो मुंबई को दहेज में दे देते हैं। राजा कहाँ का है? इंग्लैंड का, ठीक है, रानी कहाँ की है? पुर्तगाल की। रहने तो वो भारत आएगी नहीं, फिर दहेज में क्या देते हैं ये लोग, क्योंकि उस समय मुंबई पे कब्जा किसका है? पुर्तगाली का। अच्छा, ब्रिटेन का राजा जो है चार्ल्स सेकंड है ना, उसके लिए मुंबई किस काम की, वो तो कभी आने वाला नहीं है, ठीक है ना, तो वो मुंबई को किराए पे दे देता है। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, मात्र 10 पाउंड के किराए पे, या शायद 100 पाउंड के किराए पे। उसको आप लोग। अच्छा गाइज, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं गाइज। अब ब्रिटिश जो है ना धीरे धीरे भारत में फैल रहे हैं। पहले उन्होंने मद्रास ले लिया, उससे पहले गोलकुंडा ले लिया, है ना, अब मुंबई भी इनको मिल जाती है, ठीक है, पुर्तगालियों के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं है। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, इधर गाइज ऊपर की तरफ जाओगे तो इधर इधर बंगाल पड़ता है ना भाई, बंगाल में एक इलाका है कलकत्ता, समझ पा रहे हो? तो गाइज 3 गाँव को मिला करके गाइज अंग्रेजों ने 3 गाँव का विकास किया है। कितने गाँव का? 3 गाँव का। एक का नाम है गोविंदपुरी, एक का नाम है गोविंदपुरी, एक का नाम है सूतानुती, और एक का नाम है कालीकट। इन तीनों गांवों को मिलाकर गाइस डेवलप करते हैं और शहर बनाते हैं। कौन सा? और कलकत्ता शहर का फाउंडर कौन है? कोई आपसे पूछे दिल्ली का फाउंडर कौन है? अरे वो तो दिल्ली की स्थापना कर दी, मतलब नई दिल्ली का फाउंडर कौन है? नई दिल्ली सीपी, जहाँ रील्स बनती हैं और रील में वो पिलर दिखते हैं ना सीपी वाले। नई दिल्ली का फाउंडर कौन है? कनॉट प्लेस का फाउंडर कौन है? राष्ट्रपति भवन का फाउंडर कौन है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का फाउंडर कौन है? ये कहना चाहता हूँ। का नाम है एडविन लुटियंस। क्या नाम है उसका? हाँ हाँ, एडविन लुटियंस एंड हार्डवेयर बेकर। हाँ, नई दिल्ली का। हमारी वाली दिल्ली तो क्या सरकार ने बनाई है, ठीक है। हालांकि मंगोलपुरी की स्थिति फिर भी सही है, यहाँ पे पानी का जल भराव की समस्या। कभी प्रेम नगर जाना आप लोग, ठीक है ना, वहाँ बोट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। आज अगला क्या कह रहा है आपका? हेलो, हाँ जी। चारनॉक, चारनॉक कलकत्ता का फाउंडर है जॉब चारनॉक। गाइस ऐसे ही ना अलग अलग स्टेट के फाउंडर आते हैं अलग अलग। जैसे पूछे आपसे कही कि अहमदाबाद का फाउंडर कौन है, या फिर अहमदाबाद का फाउंडर कौन है, या मद्रास का फाउंडर कौन है, ऐसा करके। ठीक है, ये पूछा चंडीगढ़ का फाउंडर कौन है। करा जाए। नहीं आया, नहीं आया, चलो कोई नहीं, अभी रहने दो। ये भी दिखा नहीं रहा, वैसे दिखा देगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं गाइस। सन 1700 में गाइस इन लोगों ने ना एक कोड, इन अंग्रेजों ने क्या बनवाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कलकत्ता में क्या बनवाया, फोर्ट। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उस फोर्ट, उसका उसका क्या नाम था उस किले का? फोर्ट विलियम नाम है किले का। क्या नाम है? फोर्ट विलियम। और उससे दुखी होकर के कौन, हाँ हाँ, जिसको सिराजुद्दौला जो है जाता है अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर देता है ना, 23 बजते हैं, ठीक है, 123 लोग मर जाते हैं। उसके बाद उन सबकी लड़ाई हो जाती है। कौन सी लड़ाई हो जाती है? प्लासी की लड़ाई। कब हो जाती है?
1757 है। कब हो जाती है? इतनी जल्दी भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई। प्लासी की लड़ाई हो जाती है, ठीक है। और 1764 में कौन सी लड़ाई हो जाती है? बक्सर की लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद गाइज एक और चीज़ हो जाता है, क्या? 1715 में गाइज, 1715 में एक मुगल बादशाह, क्या नाम है इसका? फर्रुखशियर। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। क्या हो जाता है? उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसका इलाज ही नहीं हो पाता है। लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर था, उसका नाम था क्या? हैमिल्टन। क्या नाम है उसका? तो वो अंग्रेज डॉक्टर जो है ना, फर्रुखशियर की हेल्प करता है और उसकी तबीयत ठीक कर देता है। इससे फर्रुखशियर क्या हो जाता है? खुश हो जाता है और उनको बंगाल की, उड़ीसा की और आपका ये बिहार की, बिहार में टैक्स में छूट दे देता है उनको, टैक्स में रिबेट देता है, टैक्स में छूट दे देता है। समझ पा रहे हो आप लोग? ये चीज़ है। आगे नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या क्या होता है आगे देखो। अच्छा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अलग अलग फैक्ट्रीज हैं वो देखो आप लोग। सबसे पहले इन्होंने 1608 में फैक्ट्री लगाई सूरत में, अस्थायी फैक्ट्री थी ये। 1613 में ये स्थायी हो जाती है। दूसरी फैक्ट्री लगाई इन्होंने 1611 में। कब है ये? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे लगती है? मसूलीपट्टनम में। आप नाम देखोगे ना तो सबके नाम लगभग सेम ही मिलेंगे। 1616 में गई ये अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा, इन 3 जगह फैक्ट्री लगाते हैं। 1632 में कहाँ फैक्ट्री लगाते हैं? गोलकुंडा में, ठीक है ना। 1637 में बालासोर में फैक्ट्री लगाते हैं गैस ये, ठीक है। और हरिहरपुर उड़ीसा में फैक्ट्री लगाते हैं। 1639 में फैक्ट्री लगाते हैं मद्रास में। और 1651 में फैक्ट्री लगाते हैं ये हुगली में, ठीक है ना। ये अंग्रेजों की फैक्ट्री है। उधर ही होगी, मेरे पास नहीं है। क्या किसी के पास पानी की बोतल मिलेगी? अच्छा इधर ही है। अरे भाई आगे बढ़े। चलो आज ध्यान से सुनना। अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग गवर्नर्स वगैरह के बारे में। इनके फ्रांसीसियो वगैरह के बारे में कुछ खास नहीं, जितना हमने पीछे पढ़ा था कर्नाटक का युद्ध वगैरह, वो लगता है थोड़ा। नेक्स्ट अब लिखो आप लोग गवर्नर जनरल। नेक्स्ट हेडिंग है गवर्नर जनरल वॉइसराय। वॉइसराय है ये, वॉइसराय है वो, वॉइस, ठीक है ना। गवर्नर जनरल और वॉइसराय। आओ देखो सुनो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो बंदा आता है उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स, तो हेस्टिंगस भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो गवर्नर आता है उसका क्या नाम है? वॉरेन हेस्टिंग्स नाम है इसका।
है। ठीक है, और ये है 1773 से लेकर के 1785 तक है। ठीक है, अब इसकी क्या अचीवमेंट है गई, तो इसके समय में ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कौन सा टाइम चल रहा है 1773 से 1700, तुम्हें पता है ईस्ट जो कंपनी आई थी भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने भारत में 2 बड़े युद्ध लड़ लिए थे। 1757 का कौन सा युद्ध, प्लासी का, और 1764 का बक्सर। जब ये 2 युद्ध इन्होंने लड़ दिया ना, और ये कौन लोग हैं, ये वहाँ के प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट मतलब समझ रहे हो ना, कुछ लोग जो कंपनी बना के यहाँ पे आए थे वो यहाँ पे युद्ध लड़ रहे हैं। इससे वहाँ की गवर्नमेंट को अच्छा, कहाँ की गवर्नमेंट का, ब्रिटेन की, कहाँ की गवर्नमेंट का, तो वो इनको कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाती है, इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट इसी के समय में आया है। हाँ हाँ हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट ही कहते हैं, हिंदी में भी यही नाम है इसका। ठीक है, इसको हिंदी में भी रेगुलेटिंग ही एक्ट ही कहते हैं। रेगुलेट मतलब क्या होता है, हाँ, तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आता है इसके समय में 1773 में गए। ठीक है ना, इसके समय में एक और चीज आती है जिसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी एक तरह का कानून है। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। किसके समय में आया, अंग्रेजों का ना भारत में शासन करने का कानून। ठीक है ना, अंग्रेज जो यहाँ पे लॉ लगाएंगे वो सारी चीज़ें, इसमें अंग्रेजों के लिए भी कुछ रूल्स है और यहाँ के नागरिकों के लिए भी कुछ रूल्स है। जब देश आज़ाद हो गया तो इन्हीं एक रेगुलेटिंग एक्ट से हमने अपना संविधान बनाया है। ठीक है ना, हमारे संविधान में जो है लगभग 70% इसी का हिस्सा है। हाँ जी, ले लो, दे जैसा ठीक लगे।
हाँ उसका हाँ कितने में? हाँ जी बोलिए। चलो अच्छा देखो सुनो। तो कलकत्ता को बंगाल की राजधानी बना दिया, कलकत्ता बिकम द कैपिटल ऑफ बंगाल। अब नेक्स्ट गवर्नर लिखो आप लोग, इसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेकंड नंबर पे आता है गाइज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है गाइज 1786 से लेकर के 93 तक, 1786 से 1793। इसके समय में तीसरा मैसूर युद्ध होता है गाइज। ठीक है, तीसरा मैसूर युद्ध होता है इसके समय में। तीसरा मैसूर, थर्ड मैसूर वॉर। ठीक है, कौन सी संधि से खत्म होता है तीसरा मैसूर युद्ध? बोलो भाई, ये कौन सी संधि है? ये कोई संधि नहीं है। श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की, रंगपट्टनम वॉज द कैपिटल ऑफ मैसूर, है ना भाई, जो टीपू सुल्तान बचाना चाहता था लेकिन बचा नहीं पाया। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखो आप लोग। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है तीसरे मैसूर युद्ध में। इसमें हारा कौन था? टीपू सुल्तान हारा था। ठीक है ना। टीपू सुल्तान के ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगाया था किसने? अंग्रेजों ने। और टीपू सुल्तान नहीं दे पाया तो टीपू सुल्तान के 2 बच्चे जो है वो उठा के ले गए। कौन? अंग्रेज। क्या जब पैसे हो जाए तो बच्चों को ले जाना। और बाद में जब पैसे हुए तो टीपू सुल्तान अपने बच्चों को लेके आया। फिर उसके बाद होता है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, कब? 1799 में खत्म होता है। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला कह रहा है आपका ये कॉर्नवालिस कोड बनाता है कैसे? कॉर्नवालिस कोड बनाता है ये। ठीक है, नियमावली है ये एक तरह की। ठीक है, 1793 में गई। ठीक है, कॉर्नवालिस जो है ना, कॉर्नवालिस नियम कह लो आप लोग एक तरह से, कानून टाइप का कुछ कुछ। ठीक है, 1793 में ये बनाता है। मतलब जुडिशियल चीज़ों को लेकर के, ठीक है ना, न्यायिक चीज़ों को लेकर के। तीसरा आता है सर जॉन सॉर। नेक्स्ट जो आता है गवर्नर, उसका नाम है, थर्ड नंबर पर आता है, उसका नाम है सर जॉन सॉर, नाम है इसका। सत्रह सौ तिरानवे से लेकर के 1798। ठीक है, तो इसके समय में क्या होता है? इसके समय में ना गाइस, मराठाओं का और जो निज़ाम है ना, वो हैदराबाद वाला, उसके बीच में एक लड़ाई होती है। ठीक है, मराठा और निज़ाम के बीच युद्ध होता है गाइस। बातें नहीं करो भाई प्लीज़। मराठा और निज़ाम के बीच जो है वो, निज़ाम का युद्ध होता है इसके बीच में, हैदराबाद का निज़ाम के बीच में 1795 में एक, तो कहते हैं गाइस खारडा का युद्ध। खारडा, खारडा कहते हैं इसको, बैटल ऑफ खारडा, बैटल ऑफ खारडा। ठीक है ना।
तो हिंदी में भी क्या कहते हैं, खारडा का युद्ध कहते हैं। ऐसे याद करोगे आप लोग, खारडा का युद्ध, ठीक है। इसके बाद गाइस अगला गवर्नर आता है लॉर्ड वेलेजली। 4 नंबर को कौन आता है, लॉर्ड वेलेजली आता है। 1798 से लेकर के 1805 में, ठीक है। ये ना सहायक संधि की शुरुआत करते गए, मतलब सामने वाले बंदे से लड़ करके ना उससे क्या कर लेना, एक तरह का एग्रीमेंट कर लेना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करना, ठीक है। तो ये सहायक संधि की शुरुआत करता है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं सब्सिडरी ट्रीटी कहते हैं इसको, सहायक संधि की शुरुआत करता है 1798 में। इंट्रोड्यूस सब्सिडियरी ट्रीटी, ठीक है। इसके समय में चौथा मैसूर वॉर होता है, ठीक है। चौथा क्या होता है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1803 से लेकर के 5 तक, ठीक है। इसमें टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, वो हाँ टीपू सुल्तान को मार देते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन सी संधि होती है, कौन सा एक ट्रीटी होता है इसमें, कोई ट्रीटी नहीं होता। जब मर गया राजा तो काहे का ट्रीटी, ट्रीटी करने वाला कोई होना भी तो चाहिए, ठीक है। और मैसूर के एरिया को बांट लेते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। हाँ आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते गए। क्या लिख दिया मैंने, मैसूर ही था ना, मैसूर, सॉरी हाँ मैसूर होता है 1799 में, ठीक है ना। मराठा युद्ध भी होता है इनका 1803 में एक्चुअली, बाकी वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसूर का याद रखना। नेक्स्ट लिखो आप लोग। नेक्स्ट है आपका जॉर्ज बेल नाम है इसका, 5वां जो गवर्नर है उसका नाम है सर जॉर्ज बेल नाम है इसका, ठीक है। 1805 से लेकर के 1807, ठीक है ना। ये पता कैसी देखो सुनो, इनके नाम ना आपने सुने होंगे, मतलब जिन्होंने थोड़ा बहुत वॉइसराय के बारे में पढ़ा होगा उन्होंने भी इसके नाम, कारण क्या है, इन्होंने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की, उन्होंने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अडॉप्ट किया, मतलब कि हस्तक्षेप की नीति। मतलब किसी के मामले पढ़ना है, कोई राजा कुछ भी करे कोई मैटर, कुछ ऐसे अंग्रेज आए जो जबरदस्ती मैटर ले रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, उनके बीच में पड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर आपके बच्चे नहीं हुए तो हम आपके राज्य के ऊपर क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे, कुछ ऐसे कह रहे हैं, हमें कोई मतलब, इनकी तरफ से भी ऐसे बंदे आ रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी अपनाई, इसको हिंदी में कहते गए अहस्तक्षेप की नीति। नॉन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन, इंटरवेंशन नहीं, इंटरवेंशन। इसके गए साउथ में ना एक जगह है वेल्लोर, एक तो वेलारी भी एक जगह है, एक वेल्लोर जगह है। तो वेल्लोर में ना सिपाही वॉर, म्यूटिनिटी वॉर हो जाता है, ठीक है ना, सैन्य विद्रोह हो जाता है। वेल्लोर का वेल्लोर का सैन्य विद्रोह हो जाता है, मतलब वहाँ की एक छोटी सी सेना की जो टुकड़ी है वो विद्रोह कर देती है, ठीक है। म्यूटिनिटी रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर, म्यूटिनिटी रिवोल्ट ऑफ, ठीक है, कब होता है ये, 1806 में।
इसके बाद गाइज एक नया आता है बंदा जिसका नाम है लॉर्ड मिंटो। छठे नंबर पे एक बंदा आता है, इसका नाम है लॉर्ड मिंटो नाम है इसका। इसके समय में क्या होता है पता है आपको? इसके समय में होती है अमृतसर की संधि। किसकी संधि होती है? अमृतसर की संधि, राजा रंजीत सिंह के साथ। याद करो, हमने पढ़ा था, कहा था कि भाई राजा रंजीत सिंह जब अपना एरिया जो है, याद है ना आपको, मैंने बताया था सिखों के कितने गुरु हैं टोटल? 5वें गुरु का क्या नाम है? 9वें गुरु का क्या नाम है? ठीक है, 10वें गुरु का क्या नाम है फिर? ठीक है, 10 गुरु के खत्म हो जाने के बाद एक बंदा आता है, उसका नाम है बंदाबाज। उसके बाद एक और बंदा है खड़क सिंह। इसके बाद जो है ना सिख धर्म जो है स्प्लिट हो जाता है, बढ़ जाता है। मिसल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? उसी में से शुक्रचकिया मिसल का राजा कौन है? राजा, वो कहीं का राजा नहीं है, उसको छोटा सा एक इलाका मिला हुआ है ना, रावी नदी से लेकर चिनाब नदी का। तो वो अहमद शाह अब्दाली के पोते की मदद करता है, तोपे निकाल के देता है, तो उसको राजा बनाया जाता है। कहाँ का? अहमद शाह अब्दाली का बेटा उसको राजा बनाता है, उसके बाद से वो राजा बनता है। उसके बाद से वो फिर फूल ग्रो करना चालू करता है। तो गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो आप सोने की लेयर देख रहे हो, वो रंजीत सिंह की लगाई हुई है। ठीक है, वो जमीन किसकी डोनेट की हुई है? अकबर की डोनेट की हुई है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें होती है ना। तो राजा रंजीत सिंह के साथ एग्रीमेंट करता है कि भाई अब आप इस तरफ नहीं बढ़ोगे, चिनाब रिवर के इस तरफ आप इंडिया में नहीं आओगे, ये हमारा इलाका है। और वो तो ये एग्रीमेंट करता है इसके साथ। ये तो अमृतसर की संधि होती है, अमृतसर की संधि होती है। ठीक है ना? तो किसके साथ? राजा रंजीत सिंह के साथ। 1809 में। अरे नेक्स्ट है इसके बाद एक लॉर्ड हेस्टिंगस नाम है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है बंदा 7वें नंबर पे, उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स कहते हैं इसको। अठारह सौ तेरह से लेकर के 1823। इसके समय में गाइज युद्ध होता है नेपाल के साथ, जिसको कहते हैं एंग्लो नेपाल युद्ध। क्या कहते हैं इसको? हाँ, ये याद रखना आप लोग, इस तरह क्वेश्चन है यूपी वगैरह में पूछे जाते हैं। एंग्लो नेपाल युद्ध होता है 1814 से लेकर के 1816 तक। ठीक है, और सागुली की संधि से खत्म होता है। हाँ, सागुली की संधि के साथ खत्म होता है। ठीक है, इसके समय में तीसरा मराठा वॉर भी होता है। ठीक है ना? तीसरा मराठा वॉर भी होता है, तीसरा मराठा युद्ध भी होता है इसके समय में। ठीक है ना? कब होता है मराठा युद्ध? 1817 से लेकर के 19 तक। ठीक है, मराठाओं का विलय हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाते हैं ये। ठीक है, पिंडारियों का दमन करते हैं। पिंडारी एक जनजाति है, ठीक है ना? तो पिंडारियों का दमन करते हैं ये लोग, पिंडारियों को सुप्रेस कर देते हैं। उनका भी एक रिवोल्ट होता है, पिंडारियों का दमन। उनको दबा देना, सुप्रेस कर देना, सुप्रेशन ऑफ पिंडारीज, सुप्रेशन ऑफ पिंडारीज। पिंडारी का है एक तरह की ट्राइब है। याद तो सलमान खान की एक मूवी आई थी इसके ऊपर, हाँ वीर, हाँ वीर मूवी आई थी, उसमें पिंडारी कास्ट की कम्युनिटी के बारे में ही वो बता रहा है। ठीक है, ये बात है 1817 से लेकर के 1818 के आसपास। के बाद नेक्स्ट राजा आता है 8वें नंबर पे, उसका नाम है लॉर्ड एम्बर्स, नाम है उसका, लॉर्ड एम्बर्स नाम है, BERST। ठीक है, 1823 से लेकर के 28 तक। इसके समय पहला बर्मा युद्ध होता है गाइस, फर्स्ट बर्मा युद्ध। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, बातें नहीं करो।
पहला आंगल वर्मा युद्ध होता है और ये होता है 1824 से लेकर के 1826 तक। ठीक है? भरतपुर पता है कहाँ है? कहाँ है भरतपुर? नहीं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी नहीं पता? भरतपुर का नहीं पता? तो भाई साहब कैसे काम चलेगा? राजस्थान में है, ठीक है, जयपुर के पास भरतपुर बर्ड सेंचुरी फेमस है। क्वेश्चन है तो बोलना चाहिए ना यार, तुम पूछ रहे हो भरतपुर का, तुम्हें पता है? गांव भूल गए क्या तुम अपना? आगे करें अगला, नेक्स्ट लिखो आप लोग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक लिखो गए अगला। गैस तुम्हें पता है एक ना हिंदी में एक वर्ड है गैस, कहते हैं आर्द्र भूमि। क्या कहते हैं? जानते हो क्या होता है? आर्द्र का मतलब क्या होता है? नहीं, वेटलैंड्स। क्या होता है ये? वेटलैंड्स पता है क्या आपको? जमीन का वो टुकड़ा जहाँ पे क्या है, जमीन क्या है, गीली है ना, नेचुरली, मतलब वहाँ पे पानी का वाटर टेबल जो है वो हाई है। समझ पा रहे हो? गवर्नमेंट ऐसी जगह को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है और उसको जो है वो प्रिजर्व करती है। तो गाइस ध्यान से सुनना, जब पहली बार, अब देखो जमीन से हम पानी निकाल ही रहे हैं, बाहर हमने सड़क भी बना दी है कंक्रीट, तो बारिश का जो पानी आता है वो अंदर जा नहीं पाता है, वाटर टेबल बढ़ नहीं पाता, लेकिन पानी निकल रहा है। आपको पता है इस समय करंट में अगर आप समरसीबल लगवाते हो तो पेनल्टी है। शहरों में क्या है, वो ना लगे बच गए वो एक अलग बात है, लेकिन अब आप नहीं लगवा सकते, ठीक है ना, उखाड़ के ले जाएंगे। अगर आप नहीं दोगे तो फाइन है, जब तक बचा हुआ तब तक बचा हुआ है। समझ पा रहे हो? वो चीज़ है, इस समय शहरों का ये हालात चल रहे हैं इस समय, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो ऑब्वियस सी बातें होती है, आपका पड़ोसी करेगा और कौन करेगा, जनरली ऐसा होता है। खैर वो आगे की बात सुनो, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं क्या कहता आपको, तो ज़मीन में पानी का होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अभी मेरे ससुराल वालों ने एक नया फ्लैट खरीदा और फ्लैट ऐसी जगह लगाया उस बिल्डिंग के नीचे पानी ही नहीं है। अब पैसा तो फंस गया ना। और मेरे को, आपको पता है वैसे तो मैं बिहारी हूँ, और बिहारी में, और क्या मेरे को लगता है जनरली फ्लैट खरीदना समझदारी है या 25 गज का प्लॉट खरीदना समझदारी है? ये जीवन पर्यंत हमारे साथ रहेगा, चाहे 25 गज का तो क्या हुआ, ठीक है ना। और आज के डेट में ये 25 गज तो 50 लाख से ऊपर का हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ है। तो मेरे हिसाब से तो अगर कल को बिल्डिंग गिरेगी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन देगा मेरा घर, वो चीज़ समझ पा रहे हो चीज़ को बोलो। प्लस में बिल्डिंग बिक गई, सबने खरीद ली, पानी है ही नहीं, अब करेंगे क्या? अब पानी ढो के लाओ, 4 माले तक चढ़ाओ, उसके बाद फिर पियो। समझ रहे हो? अब बिल्डर गायब हैं सारे के सारे मगा माल बेच के, ठीक है, वो चीज़ है। तो वेटलैंड का होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तो सरकार इस समय गाइस, इस समय भारत में 80 से भी ज़्यादा वेटलैंड्स हैं। अब सुनो मेरा, एक दुनिया में एक जगह है ईरान, क्या जगह है, उस जगह में उस ईरान में एक जगह का नाम है रामसर। क्या नाम है? जैसे इंडिया में दिल्ली है ना, दिल्ली में मंगोलपुरी, वैसे ईरान में जगह क्या है, रामसर। गाइस वहाँ पे 2 फरवरी 1975 को ना एक मीटिंग होती है, ठीक है ना, और इसीलिए 2 फरवरी को गाइस आर्द्र भूमि दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि वेटलैंड्स डे कहते हैं गाइस, ठीक है ना। तो इसका क्या पर्पज है? इसका पर्पज है गाइस दुनिया भर के जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको पहचाना। ये क्वेश्चन एग्जाम में 50 बार आ चुका है कि आर्द्र भूमि दिवस क्या कब मनाते हैं, या 2 फरवरी को क्या मनाते हैं। समझ लो इस चीज़ को आप लोग। जैसे आज ही की बात करें कि आज जुलाई चल रहा है ना, कौन सा जुलाई है, 12, तो आज कौन सा डे है? पहला ही क्वेश्चन था, आज कौन सा डे है, मैंने करंट अफेयर्स भेजा था आज। आई थिंक शायद महिलाओं या बाल के लिए, बच्चों के लिए कुछ ऐसा, रुको ही बताता हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन जुलाई का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो आज मलाला दिवस है। कौन है मलाला? हाँ, एजुकेशन के लिए थी, पाकिस्तान से थी। अब तालिबानियों ने उसको गोली मार दी थी, वो बच गई थी, उसी को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। हाँ, यहाँ से मारने के बाद भी बची, ठीक है ना। हाँ हाँ, लगी थी, उसका इलाज चला इंग्लैंड में, ठीक है ना, वो चीज़ है। वो तालिबानी नहीं चाहते थे कि लड़कियां जो हैं वो पढ़े, तो उसके अगेंस्ट में वो खड़ी हुई, तो तालिबानियों से गोली मारी, वो बच गई। यहाँ लगने के बाद ही उसको फिर नोबेल प्राइज़ मिला है, और इसी दिन की बात है, इसलिए उसको मलाला डे कहते हैं आज के दिन को, ठीक है ना। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, है ना। 2 फरवरी के दिन रामसर एक जगह है, इसको गाइस आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
अगर आप सर्च करोगे इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं तो वो आ जाएगा सारा का सारा। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ जाए तो ये चीज़ है। और जो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम है, बेंटिक नाम है एक्चुअली, ठीक है। 1828 से 1835 तक, ठीक है ना गाइज। इसने सती प्रथा को बंद किया है। किसको बंद किया है? प्रोहिबिशन ऑफ सती, ठीक है ना। सती प्रथा पर रोक लगाई इसने। बातें नहीं करो। ठीक है। 1883 का 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, जो पहले रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसी का ही नाम अब क्या हो गया? चार्टर्ड अधिनियम। तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया, चार्टर्ड अधिनियम आया। इसके समय में इंग्लिश मीडियम को मैंडेटरी किया गया, ठीक है ना, कि इसको मीडियम, इंग्लिश मीडियम को जो है एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में शामिल किया जाए, ठीक है ना। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एज द मीडियम, ठीक है। इसके अलावा और कुछ खास नहीं है। राजा रंजीत सिंह से इसकी दोस्ती अच्छी खासी थी। इसके बाद नेक्स्ट बंदा आता है, इसका नाम है डलहौजी। क्या नाम है अगले का? डलहौजी, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। 14th नंबर पे आता है। एटीन 40। कोई मनाली घूमने गया कभी? नहीं गए? और नैनीताल नहीं? आप कभी मनाली घूमने जाओगे, वहाँ भी देखोगे, वहाँ पे भी एक रोड है जिसको कौन सा रोड कहते हैं? मॉल रोड। मसूरी में भी है, मनाली में भी है, नैनीताल में भी है, हर जगह है, हर जगह है। समझ पा रहे हो? उस मॉल रोड पे, ये मॉल रोड क्यों है? ये मॉल रोड वो रोड था अंग्रेजों के टाइम में, जिस समय सिर्फ अंग्रेजी गवर्नर जनरल ही घूमते थे, और साफ साफ लिखे रहते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर। समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग? तो आपको ये जो हर जगह मॉल रोड मिलेगा, मसूरी जाओगे, नैनीताल जाओगे, मनाली जाओगे, हर जगह मिलेगा आपको ये, ठीक है ना। हर जगह है ये एक तरह का प्लेस, ठीक है। वो चीज़ है। आगे की बात करें तो उसमें आम भारतीयों को घूमना अलाउड नहीं होता था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, ठीक है। डलहौजी एक वो भी है, शिमला में एक टूरिस्ट प्लेस भी है, ठीक है। गर्मियों की राजधानी इन लोगों ने बनाई थी ना उसको, शिमला को। हाँ, गर्मियों में कैपिटल शिफ्ट करते थे ये लोग, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? गाइस इसने जो है ना, इसके समय में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है इसके समय में, दूसरा आंगल सिख युद्ध, दूसरा आंगल यानी कि एंग्लो सिख युद्ध होता है इसके समय में। (1848) से लेकर के 49 तक, ठीक है। और पंजाब का विलय हो जाता है, ठीक है। पंजाब का मर्जर हो जाता है। किस चीज़ में विलय हो जाता है, किस चीज़ में मर्जर हो जाता है? इसका मर्ज हो जाता है पंजाब आपका कंपनी में। 1849 में मिला लेते हैं पंजाब पे, कब्जा हो जाता है इसका, ठीक है ना। इसके अलावा गाइस ये जो बंदा है, क्या नाम है इसका? लॉर्ड डलहौजी। इसने एक रूल निकाला, किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। किसका रूल निकाला इसने? हाँ, विलय की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इसको। इसको गाइस राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ, राज्य हड़प नीति, ठीक है। इसको व्यापक गत का सिद्धांत भी कहते हैं। हिंदी में कई नाम है, एक ही, इंग्लिश में एक ही नाम है। अच्छा, इसमें क्या होता था? जिस राजा रानी की खुद की संतान नहीं है, उस एम्पायर को किस में मिला लिया जाएगा? ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा, ठीक है ना। वो चीज़ है।
नेक्स्ट की बात करते हैं और क्या कह रहा है। अच्छा गाइस, ये जो चीज़ है ना, राज्य हड़प नीति, इसके थ्रू काफ़ी सारे स्टेट्स को मिला है। सबसे पहले जो स्टेट इसके अंदर लपेटा गया उसका नाम था सतारा। सतारा महाराष्ट्र में गए, इसको सबसे पहले मिलाया गया 1848 में। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जोधपुर और संबलपुर। जोधपुर और संबलपुर 1849 में। उसके बाद है उदयपुर। उसके बाद कौन है? उदयपुर 1852 में। उसके बाद है झांसी को मिलाया गया, झांसी की रानी वाला 1853 में। इसके अलावा गाइस नागपुर को मिलाया गया, ठीक है, 1854 में। उसके बाद अवध को मिलाया गया। अवध के ऊपर, अवध को कैसे मिलाया पता है आपको? कुंवर याद है ना अवध का? उसकी वाइफ कौन थी? कौन सी महल? हजरत, उसके हस्बैंड का क्या नाम था? वाजिद अली शाह, है ना। कथक का फाउंडर कौन है? वाजिद अली शाह, ठीक है ना। कथक कहाँ का डांस है? यूपी का, नॉर्थ इंडिया का डांस है, यूपी का डांस है। वाजिद अली शाह को एक बार एक अंग्रेज ने कहा, एक बार वाजिद अली शाह ने कहा यार मैं अपना ड्रेस कोड बदलूंगा। उसने जीन्स पहनी और शर्ट पहनी जैसा अंग्रेज पहनते थे, लेकिन फिर उसने उतार के बैठे, कहते ये अंग्रेजों का काम है, हम नवाब हैं, हमारे कपड़े अलग होंगे, ठीक है ना। वो चीज़ है, उसके कपड़ों पे कंट्रोवर्सी रहती थी, थोड़ा सा अलग ही लेवल का बंदा था वो, ठीक है। वाजिद अली शाह वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध, ठीक है ना। वाजिद अली शाह अवध का लास्ट नवाब था और अवध को सही से नहीं चला रहा था वो, ठीक है ना। वो करता ही क्या था, कुछ खास नहीं करता था, इसलिए इसकी वजह से वो अवध के ऊपर ना कुशासन का आरोप लगाया गया। ऐसा नहीं कि उनके पास बच्चे नहीं थे, उनके पास क्या लगाया कि भाई आप अच्छे से नहीं चला पा रहे हो, इसलिए हम क्या कर लेंगे, मतलब ये जो राज्य हड़प नीति है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थी कि आपके बच्चे नहीं राजा जानेंगे तो मिला लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई जिसको मिलाना था किसी भी रीजन से मिला सकते हैं वो लोग। तो अवध के ऊपर आरोप लगाया कि भाई ये जो बंदे हैं ये सही से राज्य को नहीं चला रहे, इसलिए हम इसको किस में मिला रहे हैं? ब्रिटिश एम्पायर में। तो अवध को मिलाया गया, ठीक है। अवध को मिलाया गया आपका 1856 में। कब मिलाया गया? ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तो वुड डिस्पैच गैस इसके समय में ना ट्रेन चली पहली, ठीक है ना, मुंबई से थाने। फर्स्ट ट्रेन चली इसके टाइम पे मुंबई से थाने, 1853 में गई। कोई पूछे भारत में दूसरी ट्रेन कब चली है, सेकेंड ट्रेन कब चली है, तो बता देना 1854 में। कब चली है? ठीक है, कलकत्ता से रानीगंज, कलकत्ता से रानीगंज। अब ये क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, बहुत ही पुराने हो चुके हैं, ठीक है ना। गाइस इसने टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी, टेलीग्राफ सेवा, ठीक है। इसने गाइस PWD डिपार्टमेंट भी शुरू किया था। कौन सा डिपार्टमेंट? PWD समझ ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है ना, वो चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा पेशवा की पेंशन गाइस इसने ना विधवा पुनर्विवाह नियम को भी लागू किया था। विधवा पुनः विवाह नियम, मतलब जो विडो हो जाती थी उनको दोबारा से शादी करने के लिए लॉ लगाना, तो पुनः विवाह नियम। अठारह में। और गाइस इसने पेशवा की पेंशन, वो जो पेशवा थे ना जो पेंशन भोगी थे, पेशवा की पेंशन को इसने ख़त्म कर दिया। पेशवा की पेंशन को क्या कर दिया इसने? ख़त्म कर दिया 1853 में। इसका टाइम पीरियड कितना गाइस? 1856 तक है। और 1856 के बाद ना भारत में क्या हो जाती है, फिर अगले साल क्रांति हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है 1856 में। तो उस समय ये गवर्नर नहीं होता क्योंकि ये जा चुका है, इसका टाइम पीरियड कितना है? 56 तक ही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है गाइस, 1857 में ना ये मेरठ में, कहाँ पे?
हाँ 10 इन्फेंट्री राइफल्स, कुछ ऐसा शायद मिलिट्री उसका नाम था। जैसे आपने देखा होगा इंडियन आर्मी में बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं, जैसे सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, बिहारी रेजिमेंट है ना, इस तरीके, यादव रेजिमेंट है, इस तरीके से गोरखा रेजिमेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिख रेजिमेंट में कोई और नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी सिखों को दी जा रही है, समझ पा रहे हो इसको आप लोग। तो ऐसे ही मराठाओं की इनकी एक रेजिमेंट थी, उस रेजिमेंट का नाम शायद 10 इन्फेंट्री राइफल्स था, कुछ ऐसा। उसमें एक नई बंदूक आई थी जो कि सुअर और चर्बी, गाय की चर्बी से खुलती थी। इसकी वजह से सैनिकों ने क्या कर दिया था, विद्रोह। तो उसकी वजह से सैन्य विद्रोह फैला। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जगह पर अलग लोगों ने लीड किया था। दिल्ली से किसने लीड किया था, दिल्ली से 1857 की क्रांति को किसने चलाया था, बहादुर शाह जफर। किसने चलाया था भाई, मुगलों का आखिरी राजा कौन है, बहादुर शाह जफर। और लखनऊ से किसने चलाया था, बेगम, कानपुर से किसने चलाया था, नाना साहब। किसने चलाया था, हाँ कानपुर से किसने चलाया था, हाँ कानपुर मतलब अलग। अच्छा बिहार से किसने चलाया था, 1857 की क्रांति का लीडर बिहार से कौन था गाइस, कुंवर सिंह। कौन था बिहार से, कुंवर सिंह, ठीक है ना। हमने किया तो था, अब थोड़ा सा चला कट गया होगा ये मे भी। 1857 की क्रांति, इट इज क्वाइट अब नहीं मिलेगा ये। नाम पढ़े थे, अब ध्यान, ये रहा, ठीक है ना। ये लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं सारा का सारा ना भाई। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, निकोलसन ने दबाया इसको। कानपुर लखनऊ वाले को किस अंग्रेज ने दबाया, कैंपेबल ने। नाना साहब और बेगम हजरत महल, ठीक है। झांसी में लक्ष्मीबाई ने उठाया था इस रिवोल्ट को, एक ही समय पर सारे के सारे उठे थे, ठीक है। और इसके अलावा बिहार से कुंवर सिंह थे, इलाहाबाद से लियाकत अली थे, ठीक है ना। बरेली से खान बहादुर से, उड़ीसा से सुरेंद्र शाह थे, ठीक है ना। ये सारे के सारे लोग थे, इन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया था बाद में, ठीक है, ये सारे लोग। इसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं गाइस, नेक्स्ट गवर्नर लिखो आप लोग। नेक्स्ट गवर्नर है हमारे, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लॉर्ड कैनिंग के बारे में लिख लो, इसको कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लॉर्ड कैनिंग्स। ये ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का, अगले वीक में ये जो हिस्ट्री है ना ये आपकी ख़त्म हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर कुछ नया शुरू करेंगे, छोटा टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है।